एसी सर्किट्स इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक के प्रीवियस सभी लेक्चर्स में हमने एसी सर्किट से रिलेटेड जो कुछ भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि पीक वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज, इन चीजों को डिफाइन करते हुए रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट एंड सीरीज में एलसीआर, इन सब बातों पर अच्छा खासा डिटेल में डिस्कशन किया है एंड वी हैव सॉल्व्ड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन इट। आज की क्लास में हम कुछ और पॉइंट्स कवर करेंगे, थियोरी उसकी देखेंगे रादर आई में से, एंड दैट इज ऑल अबाउट पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट। तो किसी भी गिवन एसी सर्किट में हम पावर कंजम्पशन कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या तरीका होगा उसका। ये पॉइंट डिस्कशन में लाना इसलिए जरूरी है कि किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के पास से हमको जो ईएमएफ मिलेंगे या करंट्स मिलेंगे वो इंस्टेंटेनियसली चेंज होते रहेंगे, उनकी वैल्यूज लगातार बदलती रहेंगी। आप जानते हैं कि इन जनरल अगर हम ईएमएफ को लिखते हैं तो कुछ यूं लिखते हैं ई जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट को अक्सर हम लिखते हैं आई जीरो साइन ओमेगा टी। कुछ प्लस में एक्स्ट्रा फेज आ सकता है या लैगिंग के हिसाब से माइनस में भी कुछ फेज आ सकता है। So we find that the values of the current and EMF are continuously changing. Then to define the value or the correct estimation of the power consumption in AC circuit becomes very typical. डीसी की तरह नहीं है ना कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट है और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ है तो आपने पावर बना दिया सीधा सीधे। यहाँ हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना होगा। अब ये आर्टिकल भी मैं आपको 4 पॉइंट को रेफर करते हुए समझाऊंगा, 4 डिफरेंट पॉइंट्स को रेफर करते हुए हम इस पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि किसी रेजिस्टिव सर्किट में टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, एवरेज पावर। सिमिलरली फिर हम बात करेंगे कैपेसिटिव सर्किट में कितना होगा। फिर सिमिलरली हम बात करेंगे कि किसी इंडक्टिव सर्किट में पावर कंजम्पशन कितना होगा। एंड देन एट लास्ट हम देखेंगे कि एलसीआर सर्किट हम कंबाइन करते हैं तब पावर कंजम्पशन कितना होगा। सो लाइक वी जस्ट हैव टू गो थ्रू 4 डिफरेंट डेरिवेशंस। तो लेट्स कंसीडर दैट कि किसी गिवन अरेंजमेंट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस, और इस रेजिस्टेंस के साथ हमने एक एसी सप्लाई, पावर सोर्स आप कह सकते हो, ज्वाइन कर दिया है। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है वो करंट और ईएमएफ में किसी किस्म के चेंजेस नहीं ला सकता। तो हम करंट को या ईएमएफ को डायरेक्टली लिख सकते हैं ई जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट लिखा जा सकता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब ये चीज तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसी लेवल पर फेज में कोई चेंजेस नहीं लाता है। रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों साथ साथ चलते हैं। द फर्स्ट थिंग हियर वी विल बी डिफाइनिंग द पावर। तो बच्चों यहाँ जो पावर हमको डिफाइन करनी होगी ना वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। क्यों? क्योंकि हमें करंट की और ईएमएफ की जो वैल्यूज मिल रही हैं वो इंस्टेंटेनियस मिल रही हैं, टाइम डिपेंडेंट मिल रही हैं, तो पावर कंजम्पशन भी इंस्टेंटेनियस होगा। तो बाय फॉर्मूला हम इसको लिखेंगे E इंटू आई। पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला जो यही होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन करना। जब हम डीसी सर्किट्स पर काम किया करते थे तो हम लिखते थे वी आई, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ हम जो भी वोल्टेज बनेगा, जो भी ईएमएफ बनेगा, उसको और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग कि इंस्टेंटेनियस लेवल पे जो पावर कंजम्पशन होगा वो होगा ई जीरो देन आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बात समझ आई बच्चों? Yes. ठीक है। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट एन आंसर फॉर एवरेज पावर, क्योंकि यहां बात तो एवरेज पावर की चलेगी। अब इंस्टेंटेनियस लेवल पे ये टाइम टी कुछ ऐसी वैल्यू ले सकता है कि साइन स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाए और इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन भी 0 हो जाए। ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम टी कोई एक ऐसी वैल्यू ले ले कि ये साइन स्क्वायर का टर्म जो है ये 1 बन जाए और इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाए हमको ई जीरो आई जीरो का मल्टीप्लीकेशन। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट एन एवरेज पावर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस एवरेज पावर को कैसे फाइंड आउट करें। तो हम यहां पर पावर का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लगाते हैं
कि किसी गिवन सिचुएशन में हम पावर लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। सही है बच्चों? ठीक है, बिकॉज पावर ऐसे ही तो लिखा जाता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो हम वर्क लेंगे ये इन वन साइकिल लेंगे, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है इन वन साइकिल। मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ की जो एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, आपको याद होगा कि एसी जब हम कभी ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना। तो ये पूरी साइकिल में टोटल वर्क कितना हुआ होगा और टोटल टाइम कितना लगा होगा, उसके हिसाब से हम एवरेज पावर निकालेंगे। तो हियर वी मे राइट दिस एवरेज पावर टू बी इक्वल टू, अब ये जो टाइम का फैक्टर है ये तो 1/t हो गया, चलो इनटू, क्योंकि टोटल वन साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो तो टी होता है, कैपिटल टी होता है, हम जानते हैं। ये वर्क डन कैसे लिखेंगे? तो बेटा आंसर है, इसे हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड t फॉर वन साइकिल। गेटिंग इट राइट? यस। अब इंस्टेंटेनियस पावर का जो भी इक्वेशन आपने यहाँ बनाया लेके आइए, यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करिए। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू, ये हो गया 1/t इन मल्टीप्लीकेशन, इंस्टेंटेनियस पावर का इंटीग्रेशन चल रहा है, सो दिस विल बिकम E0 I0 and here we have sin square omega t and in continuation dt। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि E0 I0 फैक्टर जो है ये बाहर आ जाएगा। सो ये जो एवरेज पावर है ये अब आप लिख सकते हैं E0 I0 divided by t in multiplication, integration is running from 0 to t only on sin square omega t dt। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये इंटीग्रेशन, इस चीज का इंटीग्रेशन जब हम कर लेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा कैपिटल T/2। ठीक है, अब मैं इसकी मैथमेटिकल इवैल्यूएशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, आई मीन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्टली इसको याद रखिए। हम इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 माइनस cos 2 omega t/2 and accordingly we may continue to solve it and get the answer t/2। तो मैं समझता हूँ कि हम डायरेक्टली इस बात को यहाँ पे याद रखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t/2। ठीक हो रही है बात? यस। So average power now will become equal to E0 I0 divided by t in multiplication of, ये हो गया बेटा t/2। तो हम देखेंगे कि यहां से ये टाइम का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। So what we are getting as an average power? तो आंसर है बेटा E0 multiplied by I0, ये जो डिवाइडेड बाय 2 था ना, इसको हमने √2 के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। ठीक हो रही है बात? बस हम अपनी एंड रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं, एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। बस हो गया, दैट्स ऑल। अब ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आता है एग्जामिनेशन में, कि किसी रेजिस्टिव सर्किट में टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो हमें अब ये याद रखना होगा कि किसी रेजिस्टिव सर्किट में टोटल पावर कंजम्पशन हो जाएगा ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। गेटिंग इट राइट? यस। अब आते हैं कि किसी इंडक्टिव सर्किट में मामला क्या होगा। ठीक है, अब मैं ये चीज थोड़ा तेजी से रखूंगा आपके सामने। इंडक्टिव सर्किट में पावर कंजम्पशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, लाइक दिस, सेल्फ इंडक्टेंस सेल, जो कि अब कनेक्ट कर दिया गया है किसी अल्टरनेटिंग पावर सोर्स के साथ, सप्लाई लाइन के साथ, लाइक दिस। आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो करंट चल रहा है वो है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और इसमें जो EMF चल रहा है वो आप लिख सकते हैं E0 cos ओमेगा टी, अगर मैं गलत नहीं हूं। सही जा रहे हैं? यस। किसी इंडक्टर में EMF लीड करता है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, भूले नहीं इस बात को। यस। परफेक्ट है ना? यस सर। ठीक हो रही है बात? यस सर। इसमें करंट इतना और EMF इतना। अब पावर कंजम्पशन की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो सिंपल बात है, हम सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी पड़ेगी।
क्योंकि सब कुछ टाइम डिपेंडेंट चल रहा है। तो वही अपना पुराना तरीका हम लगाएंगे, जहाँ पे हम क्लियर मेंशन करेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। सो वी फाइंड के इंस्टेंटेनियस पावर हो गया E0 I0, एक टर्म है साइन ओमेगा टी और इसके मल्टीप्लिकेशन में दूसरा टर्म है कॉस ओमेगा टी। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू डिफाइन एवरेज पावर। तो आपको याद होगा एवरेज पावर जब हम लिखते हैं तो हमें लिखना होगा वर्क इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम, बिल्कुल वैसे जैसे अभी अभी हमने काम किया। ठीक है, सो इफ वी कंटिन्यू विद दिस, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टाइम है ये तो बाहर आ गया। वन साइकिल का वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन करना होगा, बिकॉज इंस्टेंटेनियसली वैल्यूज लगातार चेंज हो रही हैं। तो दिस हैज टू बी इंस्टेंटेनियस पावर इनटू टाइम लिमिट यहाँ पे इंटीग्रेशन का। अब आप खुद इस बात को बताएं यहाँ सब्स्टिट्यूशंस क्या करेंगे। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/t इनटू ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से t, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 0 I0, एक टर्म साइन ओमेगा t, दूसरा टर्म कॉस ओमेगा t और ये लिमिट I में से वेरिएबल उसका dt। गेटिंग इट राइट? सो एवरेज पावर इज इक्वल टू, बेटा E0 I0 फैक्टर बाहर निकाल लो, डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लीकेशन करो 0 से t, पहला टर्म आया अपना साइन ओमेगा t, दूसरा टर्म आ गया कॉस ओमेगा t और ये dt। अब यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसका आप ज्यादा टेंशन ना लें, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें, बस याद रखेंगे इसका आंसर 0 हो जाएगा। साइन कॉस एक साथ इंटीग्रेट करें तो 0 हो जाता है आंसर। समझ आई बात? अब ये अगर 0 हुआ तो सब ही 0 हो गया ना, सब कुछ 0 हो गया बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर हो गई बात? यस। तो क्या पता चला इससे? हमें ये पता चला कि किसी इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन इन वन फुल साइकिल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी साइकिल की बात चल रही है, वन फुल वेव यू में से ये 0 है, कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा पूरी साइकिल के हिसाब से अगर हम बात करें तो। ठीक हो रही है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तीसरे पे बात करते हैं। अब तीसरे पे आप जरा हेल्प करो मुझे, फटाफट बता दो कि क्या क्या लिखना चाहिए मुझे। तो कैपेसिटर लगाना है हमने, कैपेसिटर लग गया, मान लो ये कैपेसिटी C, फिर इसको आपने एक एसी सप्लाई लाइन से जोड़ दिया, तो ये एक एसी सप्लाई लाइन आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब कैपेसिटर के अंदर बेटा ईएमएफ आप यूं लिखोगे E0 साइन ओमेगा टी, जबकि करंट आप लिखोगे I0 कॉस ओमेगा टी। याद आया कुछ? कैपेसिटर में करंट लीड करता है। यस। अब सबसे पहले तो हम इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है, देख लो। तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया E इंटू आई, इसे ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा E0 I0, एक टर्म हो गया साइन ओमेगा टी और इसका करस्पॉन्डिंग दूसरा टर्म हो गया कॉस ओमेगा टी। Now if you really want to get an average power, तो आपको वही प्रोसीजर यहाँ पे दोबारा रिपीट करना है कि आपने देखना है कि भाई एक साइकिल में कितना वर्क हो रहा है, वर्क इन वन साइकिल एंड देन करस्पॉन्डिंग टाइम। सो एवरेज पावर विल नाउ इक्वल टू, ये टाइम मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये इंटीग्रेशन 0 से t, p इंस्टेंटेनियस dt, एवरेज पावर। जब मैं p इंस्टेंटेनियस की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूंगा पावर इंस्टेंटेनियस की, तो क्या E0 I0 बाहर आ जाएंगे? यस। तो ये आ गए बेटा बाहर E0 I0 डिवाइडेड बाय t इन मल्टीप्लिकेशन। इंटीग्रेशन जो रन हो रहा है ना, ये फिर एक बार उसी तरीके से होगा, साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t dt। अब ये जो पूरी चीज है इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? 0
0. अगर इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन 0 हो रहा है तो टोटल पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन इन वन फुल साइकिल इज आल्सो 0। अब ये तीनों बातें जरा दिमाग में अच्छे से बिठाइए कि जब हमने सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया तो उसने पावर कंज्यूम की, कितनी पावर कंज्यूम की उसने? ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS. जबकि अगर हम एक इंडक्टर लगाते हैं तो एक पूरी साइकिल में वो कोई पावर कंजम्पशन नहीं करता है, और जब हम एक कैपेसिटर लगाते हैं तो वो भी कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है इन वन फुल साइकिल। है ना इंटरेस्टिंग बात? सो ये इंडिविजुअल डेरिवेशंस जो हैं ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 2 to 3 मार्क्स। अब इसमें याद रखने वाली जैसी बात क्या है, तो जो पावर कंज्यूम करने वाला डिवाइस है हमारा, वो रेजिस्टेंस है अगर देखा जाए तो। रेजिस्टेंस की वजह से अच्छी खासी पावर कंज्यूम हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ERMS इनटू IRMS। हाउएवर इंडक्टर फुल साइकिल में कोई पावर कंजम्पशन नहीं करता है और कैपेसिटर भी फुल साइकिल में कोई पावर कंजम्पशन नहीं करता है। नाउ द मेन इंटरेस्ट ऑफ this whole derivation, I may say average power over a complete cycle of AC through of your capacitor is 0। ये हम शायद लिख चुके हैं यहाँ, हाँ, लिख चुके हैं, चलें, इसकी जरूरत नहीं है। Okay, now the main interest here is to get the calculation of power consumption in an LCR circuit। तीनों को जब हम सीरीज में लगाएं तब पावर कंजम्पशन कैसे होगा? So let me just draw कि we have a kind of inductor here, then a capacitor and then a resistance, ठीक है, LCR, and they are now going to be connected to a certain supply line like this। अब यहां पावर का कंजम्पशन कितना होगा, ये बड़ी टिपिकल चीज है, इसमें कैलकुलेशन हमको ठीक से करना होगा। वैसे हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस पावर कुछ कंज्यूम करेगा इंडिविजुअली, प्योर अगर सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है तो पावर कंजम्पशन नहीं करता है, कैपेसिटर अगर इंडिविजुअल है तो वो भी पावर कंजम्पशन नहीं करता है, लेकिन अब यहाँ साथ में जब आएंगे तो कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन इनका या कोई एक फैक्टर यहाँ पे इन दोनों की वजह से आ सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे होगा। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले मतलब जो स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के, ये वैसे ही करेंगे जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए और इंडक्टर के लिए किए। तो सबसे पहले मैं EMF लिख लेता हूं। तो आप जानते हैं ये लिखा जा सकता है E0 sin ओमेगा t, और इसका करस्पॉन्डिंग करंट मैं लिखता हूं, तो क्या लिखें, I0 sin ओमेगा t। अच्छे से ध्यान दें, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एडिशनल फेज 5। अब ये प्लस कब हो सकता है? अगर कैपेसिटर डोमिनेट करने लग जाए, XC ज्यादा हो तो करंट का फेज ज्यादा आएगा, करंट लीड करेगा, और अगर इंडक्टर डोमिनेट करे तो करंट लैग करेगा, विच मींस EMF लीड करेगा। तो ये चीजें आपने अच्छे से ध्यान में बिठानी है। रेजिस्टेंस की वजह से कोई फेज लैग और कोई फेज लीड नहीं होता है। कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करवाता है और EMF को लैग करवाता है, और इंडक्टर क्या करता है, EMF को लीड करवाता है, या आप कह सकते हो कि करंट को लैग करवा सकता है। इसलिए मैंने करंट की इक्वेशन में प्लस माइनस दोनों लगा दिए और EMF को सादा सीधा लिखा। ठीक हो गई बच्चों बात? यस। अब वही प्रोसीजर आप फॉलो करें जो आप इससे पहले कर रहे थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर मेंशन कर लें, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा E into I। सो लेट्स नाउ सब्स्टिट्यूट। E के लिए इक्वेशन है बच्चों E0 sin ओमेगा t, जबकि I के लिए इक्वेशन है I0 sin, एंड देन वी हैव ओमेगा t प्लस माइनस 5। अब इसको ऐसे छोड़ के तो चलेगा नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये E0 I0 बाहर निकाल दिया, ये sin ओमेगा t। अब ये जो साइन का फैक्टर है ना, ओमेगा टी प्लस 5, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे साइन A प्लस बी या साइन A माइनस बी। ठीक है, तो इसको आप एक्सपांड करें, तो इसका एक्सपांशन आप अगर करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस
cos omega t sin phi. वेरी गुड, cos ओमेगा टी sin phi। बिल्कुल सिंपल सी एक काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जिसे हम कहते हैं। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये चीजें थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में हमको मिल जाए। सो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू ये E0 ये I0 और अब ये ब्रैकेट के अंदर मैं साइन मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos ऑफ 5 प्लस या माइनस हमें मिलेगा यहाँ पे sin ओमेगा टी, फिर मिलेगा cos ओमेगा टी और फिर उसके बाद एक एडिशनल फेज वैल्यू आ जाएगी sin 5। अब इसमें एक बात याद रखिए कि टाइम के साथ कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है, ओमेगा टी वाला या फाई वाला? ओमेगा t. ओमेगा टी, टाइम तो वही आ रहा है और ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस है, तो वो करंट और ईएमएफ में जितना आ गया, ये कांस्टेंट टर्म, ये बात याद रखें आप। अब इस चीज में कोई मतलब हमको ज्यादा घबराना नहीं है, कोई नया स्टेप कोई नया प्रोसीजर हमको यहाँ पे अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करें जैसे आपने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के लिए किया था। तो आपको निकालना है बच्चों एवरेज पावर, तो आप वही फॉर्मूला लिखें जो आपने इससे पहले लिखा था। आप देखेंगे भाई कितना काम हो रहा है, वर्क डन इन वन साइकिल, है ना। मैं जस्ट आपको यहाँ पे रिकॉल करा दूं कि हमने इससे पहले भी तो वही किया था, ये देखिए, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर्स। ठीक हो गई बात। सो वर्क इन वन साइकिल एंड देन इसके लिए करस्पॉन्डिंग लेवल पे जो भी टाइम लगा होगा, अब वन साइकिल का टाइम पीरियड होता है हम जानते हैं, तो उसी के हिसाब से हम इसका आंसर क्लेम करेंगे। सो बाय दैट वे जब हम एवरेज पावर की डेफिनेशन या उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो ये टाइम का फैक्टर मैं पहले बाहर निकालता हूं, फिर ये इंटीग्रेशन कर देते हैं वन साइकिल के लिए 0 से t, यहां पे आएगा इंस्टेंटेनियस पावर और वेरिएबल dt। अब जरा सोचेंगे ये इंस्टेंटेनियस पावर का पूरा टर्म उठा करके मैं यहां रखूंगा तो क्या E0 I0 एक कांस्टेंट टर्म रहने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे? Yes. तो हमें मिल सकता है P एवरेज इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा E0 I0 डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लीकेशन 0 से t। अब इत्मीनान से इंटीग्रेशन कर लें इसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई, यहां एक बार मैं dt लगाता हूं, प्लस इंटीग्रेशन को यहीं से स्प्लिट कर देता हूं, मैं एक स्टेप बचा रहा हूं यहां पे, ऑफ कोर्स प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये साइन फाई इंटू dt। बात समझ में आई सबको? Yes. यस और नो? यस, ये सारा स्टेप लिखना क्लियर हो गया यहाँ का? Yes. यस सर। अब इसमें देखो ये जो cos फाई टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल तो टाइम का फंक्शन है, आप देख रहे हैं, तो cos फाई कांस्टेंट है और इस वाली इक्वेशन में साइन फाई कांस्टेंट है। तो आप इससे पहले कि कुछ आगे का फर्दर कैलकुलेशन कर लें, आप इन कांस्टेंट्स को बाहर निकालें, तो ये हो गया E0 I0 डिवाइडेड बाय t इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये cos फाई फैक्टर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इज रनिंग ऑन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस या माइनस जो भी है, साइन फाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा t cos ओमेगा t dt। अब आपने दो तीन बातें याद रखनी है, जैसे ये जो पूरा टर्म है T by 2. वेरी गुड, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t/2, अभी अभी हमने लर्न किया था, और ये जो पूरा टर्म है 0. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। बढ़िया, जब बेटा ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन 0 हो गया तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी तो पूरा 0 हो गया, दैट्स ऑल, Yes. कहानी खत्म हो गई उसकी। अब जो बच जाता है आप उसका पूरा लिख लो, तो ये हो गया E0 I0, ये t मल्टीप्लीकेशन में है cos ऑफ फाई इनटू इंटीग्रेशन का रिजल्ट है t/2, तो यहां से ये t फैक्टर कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखें बेटा, P एवरेज को हमें लिखना है E0 I0 cos फाई, क्या बच गया? By 2. तो उसको √2 का मल्टीप्लीकेशन बना के लिखें। अब आप खुद सोचें यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ERMS IRMS. IRMS इनटू बस एक एक्स्ट्रा फेज आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया cos फाई,
अब एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव सर्किट बनाता हूं, मतलब सिर्फ इसमें इंडक्टर लेता हूं, तो ये फेज एंगल फाई कितना होता है करंट और वोल्टेज में, ईएमएफ में? 0 गलत जवाब। 90 90 होता है। और cos 90 कितना होता है? 0 तो एवरेज पावर 0 आ गई इंडक्टर में। क्लिक कर दो। अच्छा, अगर मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाता हूं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो उसके लिए भी ये फेज एंगल कितना होता है करंट और वोल्टेज में? 90 90। cos 90 क्या हो गया? 0 तो फिर पूरी एवरेज पावर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी 0 हो जाती है ना मजेदार बात? अच्छा, अगर मैं सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट बनाता हूं, तो उसमें ये फाई एंगल कितना होता है करंट और ईएमएफ का जो फेज एंगल होता है? 0 0 होता है, शाबाश। और cos 0 कितना होगा? 1 1। अगर ये 1 हो गया तो रेजिस्टेंस में एवरेज पावर कंजम्पशन कितना हो गया? ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS IRMS। तो प्रीवियस तीनों डेरिवेशंस जो हैं हमारे, वो इसके साथ मैच करते हैं अगर हम इसको ध्यान से देखें तो। ठीक हो गया बच्चों बात? अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी है, कुछ बड़ी सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज। मैं एक साथ इन चीजों को आपके सामने पुट अप कर देता हूं सो दैट आप इसे रियलाइज कर लें, और इनको याद रखना है अच्छे से, एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, ये 1 मार्क की डेफिनेशंस हैं। जैसे ये जो cos फाई वाला फैक्टर है ना, सिर्फ इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। दिमाग में बिठा लें आप, क्या नाम देते हैं इसको हम? पावर फैक्टर पावर फैक्टर। और ERMS IRMS का जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। और पूरा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब सब कुछ एपरेंट पावर और cos फाई पूरा मिला के जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा हमको, हम उसे कहते हैं ट्रू पावर। तो टोटल यानी कि ट्रू लेवल पर वहां पर पावर कितनी बन रही है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद। तो मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे ओनली cos फाई क्या है? यहाँ पे पावर फैक्टर पावर फैक्टर है। ERMS IRMS क्या है? करंट फैक्टर एपरेंट और ये सब का मल्टीप्लीकेशन हम कर लें तो हमको मिल जाएगा ट्रू पावर। अगर सर्किट में XL और XC दोनों इक्वल हो गए तो फेज एंगल 0 हो जाएगा, सर्किट रेजिस्टिव बन जाएगा। XL इक्वल टू XC याद करो, EL ऊपर आता है, EC नीचे आता है, XL इज इक्वल टू XC हो गया तो EL EC दोनों इक्वल हो गए, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। फेजर डायग्राम याद करो आप। यस तो प्रीवियस लेक्चर्स में सारी बातों पे हमने डिस्कशन किया है, पहले का लेक्चर अगर आपके जहन में है तो ये चीजें कुछ भी नई नहीं लगेंगी आपको। तो एवरेज पावर इतनी हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि अगर हम प्योरली इंडक्टिव यू में से सर्किट इस्तेमाल करें, या प्योर कैपेसिटिव सर्किट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन दैट केस फाई एंगल तो 90 हो जाएगा, हम जानते हैं। और फाई एंगल अगर 90 हो जाता है तो cos 90 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 0 एंड एवरेज पावर विल बी इक्वल टू 0 in one complete cycle, in one full cycle. Now such thing has been given a separate name. अगर ऐसा होता है कि पूरी वन साइकिल में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 हो जाता है, तो उस करंट को हमें खास नाम देते हैं, हम इसे कॉल करते हैं वेटलेस करंट। ठीक है, ये डेफिनेशंस एग्जामिनेशंस में 1 मार्क के लिए पूछी जाती हैं कि व्हाट इज वेटलेस करंट। सो वेटलेस करंट इज a current in a pure inductive or a pure capacitive circuit in which the power consumption in one full cycle is 0. The phase angle for the given situation of current and EMF is 90 degree. The power factor is 0. ऐसा भी बोल सकते हो। Getting it? यस तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। आप एक और पॉइंट एज अ स्मॉल आर्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि चोक कॉइल का क्या मतलब है। What do you mean by choke coil? Explain with certain diagram or example and so on. देखो, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाने का इंटेंशन क्या होता है? पहले बात तो ये भी क्लियर कर लेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब वो एलिमेंट, वो डिवाइस, वो अप्लायंस जहां पर हम करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं और एनर्जी कंजम्पशन होती है। जैसे लाइट का बल्ब भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस माना जा सकता है, क्योंकि जो एनर्जी बैटरी या सेल ने उसको दी थी वो लाइट के बल्ब में जाके कंज्यूम हो गई और इलेक्ट्रॉन्स के पास आगे जाने के लिए एनर्जी नहीं बची, तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ऐसे नहीं सोचेंगे रेजिस्टेंस मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी वायर है,
ऐसे नहीं है। रेजिस्टेंस एक डिवाइस है या एक अप्लायंस है या एक ऐसा सेटअप है जहां पर बैटरी के थ्रू दी गई एनर्जी का कंजम्पशन हो जाता है। अब अगर एनर्जी का कंजम्पशन हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी पुश कर रही थी, जिनको चलाने के लिए बैटरी एनर्जी दे रही थी, वो धीमे पड़ जाएंगे, यानी कि करंट का फ्लो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे हम करंट के फ्लो को चोक कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब किसी डीसी सर्किट में क्या होता है, जब हम कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी मैं बस ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। और ये काफी बड़ा लॉस है। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस है ये। करंट का स्क्वायर करना है, रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू लेना है, टाइम, और इतना यहां पर लॉस होता है। अब एसी सर्किट में करंट को रिड्यूस करने के लिए हम चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडक्टर कॉइल है ना, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब मकसद तो वही है ना कि करंट को रोकना है। मकसद तो वही है कि करंट के कंजम्पशन हो, एनर्जी का कंजम्पशन हो, और किसी तरीके से हम करंट के फ्लो को रोके, तभी तो ये वर्ड आ रहा है ना वहां पे, चोक करना। लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पर, आई में से हमारी डिजाइन यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि सारी की सारी एनर्जी कॉइल के अंदर ही अगर खत्म हो गई तो फिर अप्लायंस के पास कहां जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दी है कि एक ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है, ये स्टार्टर, मतलब ये ऑन ऑफ बटन है, मान लो, जस्ट ऐसे इमेजिन करो, स्टार्टर छोटा सा होता है ना, वो है कैपेसिटर होता है बेसिकली ये एक किस्म से। एनी हाउ, ये सप्लाई जोड़ दिया मैंने। अब करंट को कंट्रोल करना है मुझे। ऐसा ना हो कि करंट अचानक से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर से जाने लग जाए तो फिर हमारी ट्यूबलाइट खराब हो जाए। तो मैं बीच में यहाँ रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करूंगा। जस्ट इमेजिन करें, अगर मैं सादा सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाता हूं तो नुकसान क्या होगा? जो भी एनर्जी इसने भेजी होगी, बैटरी ने, सेल ने, वो कौन खा जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही खाएगा, और फिर हमारी ट्यूबलाइट के पास नहीं पहुंचेगा ज्यादा अमाउंट एनर्जी का, तो वो डिम चलेगी, ज्यादा लाइट नहीं निकाल पाएगी। तो अब हमारा डिजाइन का रिक्वायरमेंट ये है कि हम करंट को कंट्रोल भी करें और ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन न करें। समझ आई बात? ऐसा नो, यस। करंट को हमने कंट्रोल भी करना है और ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन भी नहीं करना है, वी वांट दैट। तो उसके लिए हम चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। चोक कॉइल एक ऐसी डिजाइन है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम करंट को कंट्रोल कर पाते हैं और एनर्जी को कम से कम कंज्यूम कर पाएंगे। जैसे अब इस चोक कॉइल के अंदर जो पावर कंजम्पशन होगा, तो सोच के देखो बेटा, वो होगा ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय एक आगे का फैक्टर आ जाएगा ना, कॉस फाइव। ये डीसी की तरह नहीं होगा ऐसे, डीसी में तो ये हो जाएगा। अब इस cos फाई को जब हम केयरफुली लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा r डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कुछ याद आया आपको फॉर्मूला? आरएल सर्किट। यस। अब ये एक्सएल कैसे लिखा जा सकता है? तो बेटा याद रखो, एक्सएल ऐसे लिखेंगे हम, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर है ना। अगर मैं किसी तरीके से cos फाई फैक्टर को कम कर देता हूं तो क्या मैं एवरेज पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस कर दूंगा? यस। और अगर मैं एवरेज पावर कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता हूं तो जो भी पावर ये सेल भेज रहा है, मैं उसको पूरा पूरा कहां पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा? ट्यूबलाइट में। अप्लायंस के पास, ट्यूबलाइट के पास। तो मैं करंट पर काबू भी कर रहा हूं और उसकी एनर्जी को खत्म नहीं कर रहा हूं। लेकिन डीसी सर्किट में प्रॉब्लम क्या होता है, करंट को कंट्रोल करने के चक्कर में हम वहीं उसकी एनर्जी खा जाते हैं, तो फिर वो अप्लायंस तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचती है कई बार। ओके, तो हम यहां पर इस तरीके का अरेंजमेंट बना रहे हैं कि हम करंट पर काबू कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको ज्यादा हायर, उसकी वैल्यू को बढ़ने से रोक रहे हैं, उसको चोक कर रहे हैं, लेकिन उसकी एनर्जी को खत्म नहीं कर रहे हैं, उसकी पावर को खत्म नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा पूरा हमारे अप्लायंस तक हम उसे पहुंचने का मौका दे रहे हैं। अब आप जितना इस फैक्टर को रिड्यूस करेंगे उतना पावर कंजम्पशन कम होगा। अब ये फैक्टर मैं कैसे रिड्यूस करूं?
आंसर सिंपल है, न्यूमरेटर घटाओ डिनोमिनेटर बढ़ाओ। मतलब ये कॉइल का रेजिस्टेंस कम से कम रखो और इसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखो। ऐसा करके आप cos फाई फैक्टर को रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा और फिर फाइनली पावर लॉस कम होगा और सारी की सारी एनर्जी जो है वो अप्लायंस तक पूरे मिकदार में, पूरे अमाउंट में पहुंच सकती है। क्लियर हो गई बच्चों बात? Yes. तो ये थे कुछ डिस्कशंस रिगार्डिंग दी पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, हमने क्विकली करना है, सैंपल क्वेश्चन है। अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में हम एक खास आर्टिकल कवर करने वाले हैं, दैट इज रेजोनेंस इन एसी सर्किट। और फिर कंबाइनली पावर फैक्टर्स पर और रेजोनेंस पर कंबाइनली कुछ न्यूमेरिकल्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लेक्चर में कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे हमारी की गई थ्योरी की तैयारी को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एक एसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इंडक्टेंस है 0.5 और कैपेसिटेंस 25 है। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी को जोड़ दिया गया। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। 1 सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सएल, तो बेटा एक्सएल हो जाएगा एल ओमेगा। ठीक है, तो फटाफट काम करने लग जाएं आप। एल का वैल्यू है 0.2, ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई इंटू एफ और फ्रीक्वेंसी फिलहाल हमको गिवन है 50, 120 पाई, 20 पाई, करेक्ट है। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, 62.8. तो आंसर आ गया 62.8 ओम। ये पहली चीज हो गई। अब एक्सी भी निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वी नो वेरी वेल कि ये है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू सी इज 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो का कन्वर्जन। सो एक्सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर प्लस 6, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 100 पाई इंटू 25, करेक्ट जा रहा है। ये 100 से कट गया। एक्स इज इक्वल टू, आप इसको वापस से लिखें 100 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय, आप कर लें इसको 3.14 इंटू 25। अभी 25 काट दें 100 से, इसको बना दें 4 तो कैलकुलेशन लीड करेगा 4 अपॉन 3.14 इंटू 10 टू द पावर 2, डिवीजन करें, बताएं आंसर क्या होगा। 1.27 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी कि 127। चलिए ये पार्ट क्लियर हो गया। अब सर्किट में करंट भी निकालना है, तो सर्किट के करंट के लिए मुझे इंपीडेंस निकालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ डू आई गेट एन आंसर फॉर इंपीडेंस? पॉइंट नंबर 4, जेड। R square आपको फॉर्मूलेज याद है, आर स्क्वायर प्लस, X. यहां वैल्यूज को देख के काम करें आप, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ये कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। कैपेसिटर डोमिनेट करेगा मतलब यहां पे सर्किट में करंट लीड करेगा, याद करो। Yes. इन चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठाना है आपने, बहुत आसान चैप्टर है। अब आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, R5 है, एक्सएल 62.8 है, एक्सी 127। बता दें, चले मैं बस एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अंडर रूट में। बेटा ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना होगा 127 और 62.8? 64.2. 64.2 का स्क्वायर करें आप, एडिशन करें, स्क्वायर रूट करें और फाइनल आंसर बता दें फिर। टेक योर टाइम।
64.2 वही आ रहा है सेम, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 25 का एडिशन है, हल्का सा फर्क पड़ेगा, 65 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, यस। yes अब आते हैं करंट पे, सेकंड पॉइंट। तो बच्चों करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E बाई जेड, सर्किट का टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसे हम कहेंगे ना, टोटल जो इफेक्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बन रहा है ना, उसको इंपेडेंस बोलेंगे। अब वो Z है, अब करंट निकालना है तो हमारे पास वोल्टेज है 200 का और इंपेडेंस हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 65। तो इस हिसाब से देखें तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय ये 65। अब बता दें कितना करंट आ गया, 3 कितना 2 पॉइंट 3.07 सॉरी 3 पॉइंट या 3 चले 07 है ना, तो हम कह सकते हैं 3 एम्पियर, इतना करंट आ गया। अब अगली चीज इसने क्या पूछी, इसने पूछा भाई ईएमएफ अक्रॉस ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का ईएमएफ निकालें। इट्स क्वाइट इजी। ईआर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपने करना है आईआर 3 इंटू 5 15 वोल्ट। ईएल आप निकालना चाहते हैं तो आपने करना है आई एक्सएल, सही जा रहे हैं, बता दें ये कितना होता 188.4 है, 188.4 वोल्ट। और ईसी आपने निकालना है तो आपने करना है आई एक्ससी। आई होप आप समझ पा रहे हैं, यस नो? yes ये कितना था 127, 157 ठीक है ना, देखो यही निकाला था अभी थोड़ी देर पहले ये 127। सो मल्टीप्लीकेशन पूरा करें 381 381 वोल्ट। सो हर एक कंपोनेंट का आपने रिस्पेक्टिव वैल्यू निकाल लिया। आप चाहें तो इसका एक फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं, पता है इस तरफ जो है ना ये ER होगा कॉमा I, ऊपर की तरफ EL होगा और ये नीचे काफी बड़ा सा EC होगा। मैंने क्यों EC को बड़ा बनाया, मैग्नेटिक आप समझ सकते हैं XC ज्यादा है, XC ज्यादा है तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया EC का। तो ये सर्किट फाइनली इसके फाइनल फॉर्म में अगर हमको निकालना है तो यूं नजर आएगा, ER और ये EC माइनस EL। नेट ईएमएफ आप अगर निकालना ही चाहते हो यहाँ पे तो बेटा नेट ईएमएफ ये यूं गया आपका E और ये इसका करस्पॉन्डिंग फेज एंगल हो गया 5। समझ रहे हैं बात को? yes अच्छा क्वेश्चन में फर्दर इसने यही पूछा ना कि आगे पावर कितनी डिसिपेट हो रही है पता करो और पावर फैक्टर पता करो। तो 6 और 5 ये दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट की जा सकती हैं। सबसे पहले हम पावर फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट नंबर 6 में जो पूछा है। क्या होता है पावर फैक्टर, आप जानते हैं? cos 5 वेरी गुड। अब cos 5 फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने ये तो डायग्राम बना ही दी यहाँ पे, तो इसको पुटअप कर लें। आप देखें यहाँ पे cos 5 के लिए आपको लिखना पड़ेगा ER डिवाइडेड बाई E, या आप इसको लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय, यस, E के लिए क्या लिखना चाहिए Z, सही है ना? yes Z ही तो लिखेंगे और क्या लिखेंगे। सो इफ वी वांट टू कंटिन्यू विद दिस आई मे राइट R और Z का वैल्यू, अच्छा Z का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो चलें अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। R का वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 5 और Z का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, ये रहा Z का वैल्यू नियर अबाउट 65। तो कितना हो गया पावर फैक्टर, 0.07 नहीं 1 अपॉन में रखे ना इसके,
1/1 3 3 दैट्स इट। 1/13 ये पावर फैक्टर हो गया। अब इसी चीज में हमसे ये भी तो पूछ लिया इसने कि भाई टोटल पावर डेसिपेशन कितना है। तो टोटल पावर डेसिपेशन अगर हमें निकालना है, पॉइंट नंबर 5 है आई गेस, एवरेज पावर। तो इस सिचुएशन में आपको याद होगा ये होता है ERMS, IRMS और पावर फैक्टर cos फाई। अब ERMS का मतलब हो गया 200/√2, IRMS का मतलब हो गया 3/√2 और पावर फैक्टर तो अभी निकाला हमने 1/113, 1/13। ठीक हो गया बच्चों बात। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये √2 का तुम कॉमन बना लो ना, 2 कर लो इसको, 100 300/13। क्या कहते हो? 20 yes कितना? 23 23 watt power consumption in the units of watt। हम्म सो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हैं, इवन अगली क्लास में भी हम इसको देखेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सादा सीधा आसान सा क्वेश्चन। पावर फैक्टर इज 1 फॉर, किसके लिए पावर फैक्टर 1 हो जाएगा? प्योर रेजिस्टर देख लें आप। पावर फैक्टर मतलब कौन, ये जरा समझे। cos phi पावर फैक्टर मतलब cos फाई। cos फाई 1 कब होता है? 0 जब उसका करस्पॉन्डिंग फेज वैल्यू एंगल 0 आ जाता है। और ये 0 कब आता है? रेजिस्टर जब सर्किट रेजिस्टेंस वाला होता है। ठीक हो रही है बात? अब इस क्वेश्चन को भी कर लें। इसमें जो बड़े क्वेश्चन है ना, मैं वो अगली क्लास में या इन द सेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लूंगा। रेजोनेंस वाला पार्ट कवर करने के बाद हम एक साथ ये सारे क्वेश्चंस को फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। आई मीन टू से इससे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो बस कंसेप्ट को लिंक करा सके हमको। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। यस, वेरी इजी। देखो आप इसको ध्यान से देखो तो बताओ E0 कितना है? 100 ये बताओ I0 कितना है? 1000 नहीं नहीं, ध्यान से देखो, मिली एम्पियर है बेटा। तो 10⁻³ लेना पड़ेगा। और दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? π/3 π/3 मतलब 60 डिग्री। अब अगर हम पावर कंजम्पशन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा E0/√2 I0/√2, यानी कि असलियत में ERMS IRMS इनटू cos फाई। अब E0 है 100, I0 है 1000 इंटू 10⁻³ यानी कि वो 1 ही है बेसिकली। √2 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये हुआ cos 60। अब आप खुद ही देख लें यहाँ पे क्या आंसर एक्सपेक्टेड है। 25 ये तो आपस में ही निपट गए, ये 2 कट गया यहाँ पे 50 के साथ, cos 60 हाफ हो जाएगा और उसका 2 इस 50 को काट देगा, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा वो 25 वाट आ जाएगा। है ना सिंपल। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आसान है अगर ध्यान से देखेंगे। केयरफुली देखें। एवरेज पावर डेसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर में कितना एवरेज पावर कंजम्पशन होता है? 0 0, बिल्कुल सही है। एनर्जी डेसिपेट्स इन LCR सर्किट। इन एनर्जी का डेसिपेशन कहाँ होता है? रेजिस्टेंस में होता है, कैपेसिटर में होता है, इंडक्टर में होता है, क्या सभी में होता है?
यस, एवरेज पावर कंजम्पशन L का 0 है, C का एवरेज पावर कंजम्पशन भी 0 है, तो एनर्जी कहाँ डिसिपेट करेगी? यस, हाँ, ये हमको गलत फहमी होगी। हम ऐसे सोचेंगे कि सिर्फ R में एनर्जी डिसिपेट करेगी, ऐसा नहीं है। एवरेज पावर कंजम्पशन इन वन फुल साइकिल, ये जरा गौर से सुने आप, फुल साइकिल की बात है वो। ऐसे देखा जाए तो इंडक्टर में भी एनर्जी का डेसिपेशन होता ही है थोड़ा बहुत, सब में डेसिपेशन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इंडक्टर में भी होगा, कैपेसिटर में भी होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के मोड में एनर्जी का डेसिपेशन उसमें भी होगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि फुल साइकिल में सिर्फ इंडक्टर लगा दें तो 0 हो जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर लगा दें तो भी 0 हो जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शंस E के कॉस के साथ है और I के साइन के साथ है, तो बताएं पावर डेसिपेशन क्या हो गया? आप फंक्शंस, एक साइन है एक कॉस है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/2 फेज डिफरेंस π/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 0 cos π/2 यानी कि 0। अगर पावर फैक्टर 0 हो गया तो पावर कंजम्पशन क्या हुआ? 0 तो अब इस बात को याद रखें कि अगर एक साइन के फंक्शन और एक है कॉस का फंक्शन, तो ऐसी सूरत में पावर कंजम्पशन 0 होता है। और यही हुआ था जब हमने प्योर इंडक्टर लगाया था या फिर हमने प्योर कैपेसिटर लगाया था। तो मैं समझता हूँ ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम रेजोनेंस पर कुछ बात करेंगे, और जब रेजोनेंस वाला आर्टिकल अपना पूरा हो जाएगा तो फिर हम पावर वाले आर्टिकल और रेजोनेंस वाले आर्टिकल पर मिला के कुछ कंबाइन अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशंस के साथ इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, रुक जाए फिर।